नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। आपका स्वागत है ज्ञान संवाद के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जसप्रीत सिंह बाजवा। आइए बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच मैम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी होता क्या है और एक आम इंसान इसको कैसे समझ सकता है? एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी सबसे बड़ी सर्जरीज में से आता है। इसमें हम पेट पे चीरा लगाते हैं और बेसिकली ये एमरजेंसी सर्जरी जो होती हैं उसमें यूज़ होता है। कोई भी पेशेंट जैसे आंत फटी हो या फिर चोट लगी हो जिसको एमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम लेप्रोस्कोपिकली या जल्दी से टाइम इतना नहीं लगाते कि दूरबीन से पहले देखने जाए, तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि लेप्रोटमी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब ऑपरेशन होता है एक तरीका? हाँ जी, सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक है। इलेक्ट्रिक ऑपरेशंस और इमरजेंसी ऑपरेशंस में क्या फ़र्क होता है? इलेक्टिव सर्जरीज हम कहते हैं कि मरीज़ हमारे पास आया, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आया, पर उसे कुछ पता लगा कि मेरे अंदर बीमारी है, तो उसके लिए जो कहते हैं वो इलेक्टिव सर्जरीज होती है। एमरजेंसी सर्जरीज होती हैं जैसे अपेंडिक्स का हो गया, पहले आपको बताया कि आंत फटी हो गया, ठीक है जी, कोई चोट लगी है उसके लिए, पेशेंट शॉक में है इन कारणों के कारण, तो एमरजेंसी सर्जरीज होती हैं। गॉल ब्लैडर सर्जरीज, हर्निया सर्जरीज, ये सब और हाइड्रोसील, ये सब हमारी इलेक्टिव सर्जरीज में आती हैं। हर्निया की जैसे आपने बात की, तो हर्निया होने का क्या कारण होता है? और जी जी बताइए। हर्निया होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो मांसपेशी को ढीला होना है। हर्निया एक तरह से एक छेद है, तो कहीं पे भी मांसपेशी ढीली पड़ जाएगी तो अंदर से कोई चीज़ बाहर आएगी, उसको हम हर्निया कहते हैं। तो यंग एज में बच्चों को कंजेंटल हर्निया बनता है और वो जांघों के पास से निकलता है और नाभि की तरफ होता है। ऐसे ऐसे एज बढ़ती है, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये कारण जो है, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे आर्थराइटिस हो गया, उसकी मेडिकेशन, कोई अस्थमा हो गया, उसके लिए स्टेरॉयड देने पड़ते हैं, तो उससे मसल वीक होते हैं। तो उसके कारण जहाँ जहाँ वीकनेस आती है, या लिवर डिजीज हो गया, एल्कोहलिक पेशेंट्स में बहुत देखा गया है, तो उनमें जब मांसपेशी ढीली पड़ जाती है तो एक गैप बन जाता है, उसको हम हर्निया कहते हैं। ऐसी कोई 3 मेजर डिसीजेस जिसके बारे में लोगों को ना पता हो? बेसिकली पेट की जो डिजीजेज हैं, जैसे मरीज कहते हैं कि हमें गैस बन रही है, ठीक है जी, गैस बनने का सबसे बड़ा कारण जो है गॉल ब्लैडर स्टोन है, ठीक है जी। उसके बारे में मरीज हमेशा ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके, मतलब सिर्फ केमिस्ट के पास जाके अपनी दवाइयाँ ले लेते हैं। कुछ टाइम बाद वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनको पता लगता है कि इसमें स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि वो एसिड, पेट ही ज़्यादा एसिड बना रहा हो, ठीक है जी, तो उसमें फिर हमें एंडोस्कोपी वगैरह करवानी पड़ती है सेकंड स्टेज पर। तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है जैसे हर्नियाज और हाइड्रोसील आपको बताया, ये वाली चीज़ों के बारे में मरीज गांठें लेके घूमते रहते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट लंप होते हैं, ठीक है जी, मेल्स में हाइड्रोसील होती है, तो ये मरीज घूमते रहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, क्वैक्स के पास जाते हैं, बट वो ट्रीटमेंट के बिना ठीक नहीं होते। तो ये बेसिक डिजीज। जैसे कईयों की गैस बाहर निकल जाती है जी, और कईयों की नहीं निकल पाती, तो उसका क्या मतलब कारण होता है, या अंदर कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं? हाँ, इसमें हम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये एक तरह से एक कॉन्स्टिपेशन या ऑब्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है कि गैस निकल रही है बट पॉटी नहीं आ रही। ऑब्स्टिपेशन है कि कंप्लीट रुक गई है पॉटी और गैस भी रुक गई है। जब ऑब्स्टिपेशन है तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसके मेन कारण है ऑब्स्ट्रक्शन या आंत का रुकना, जो कि कैंसर के कारण भी हो सकता है, या फिर अंदर से हम कोई बच्चे जैसे होते हैं वो बाल खाते रहते हैं, बेजुआर्स कहते हैं उनको हम, तो वो उसके कारण हो सकता है। कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स में आंतें जो होती हैं उनमें सेल्स ही इतने कम होते हैं कि वो ब्लॉकेज कर देते हैं। अच्छा जी। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मोर देन 14 लाख जो केसेस हैं हमारे कैंसर के, वो सामने आते हैं। जी, मतलब कोई भी कैंसर हो गया, चाहे वो थ्रोट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, जी। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कैंसर होने का? अभी तो लाइफस्टाइल है हमारा। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, तो फीमेल्स में ओवर ईटिंग ऑफ फैट, नल्ली पेरस वुमन मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है जी, ब्रेस्ट फीडिंग का ना होना, नाइट वर्कर्स जो रात तक
लेट तक सोते हैं, जिनका सर्केडियन रिदम खराब हो जाता है, दीज आर नोन टू बी कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। मेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का कारण जो है वो हाई टेस्टोस्टेरोन है। एज के बाद 50 ईयर्स के बाद प्रोस्टेट बीपीएच होता है पहले। बीपीएच एक नॉन कैंसर डिजीज है जो कि कैंसर में बदलने के चांसेस होते हैं। अच्छा। तो वो वाले हैं। बाकी जो सबसे कॉमन कॉज है डेथ का वो लंग कैंसर है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी वही है, और उसका जो कारण है स्मोकिंग है। हम इंडिया की स्मोकिंग कैपिटल में बैठे हुए हैं। एनसीआर इज द मोस्ट, इंडिया नहीं वर्ल्ड की कैपिटल में बैठे। वी आर ऑलमोस्ट टेकिंग अबाउट 20 cigarettes per day even after not smoking, right? So we are more prone to these things. अगर आप हमारे लंग को अंदर से बायोप्सी करके देखेंगे या जब हम ऑपरेट करने जाते हैं तो इट्स फुल ऑफ सूट मतलब जो अंदर जमा हुआ है, जो धुआं निकलता है तो ऊपर जाके देखते हैं आप ऊपर कोई कागज रखते हो जमता है ना, उसे सूट कहते हैं। तो दैट इज द थिंग, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो दैट इज कॉज ऑफ लंग कैंसर, दैट इज कॉज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। तो ये वाली चीज, और स्मोकिंग इज इटसेल्फ अ कॉज ऑफ माउथ कैंसर। तो सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग है कैंसर जी। आयुर्वेदिक इसको कैसे मतलब ठीक कर सकता है? क्योंकि हमने सुना है कि जो पूर्व क्रिकेटर हैं नवजोत सिंह, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था, तो उनका ये दावा है कि जो आयुर्वेद है उसमें उनकी वाइफ को बहुत मदद मिली है। तो इसमें आपका क्या कहना है? पहले तो उनसे आईएमए ने भी पूछा था कि आप प्रूफ करके दीजिए। ठीक है जी। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, बट वो अभी तक प्रूफ कर नहीं पाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आयुर्वेदा इज वे ऑफ लिविंग। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि ऐसे रहना है तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है जी। तो एक चीज आती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आयुर्वेदा आप फॉलो करो प्रिवेंशन के लिए। जब क्योर चाहिए तो रिस्पेक्टेड प्रेमानंद जी हैं मथुरा वाले, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई साहब, इवन हनुमान जी ने भी राम लक्ष्मण जी की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को बुलाया था। तो आप क्यों इन चीज़ों में फंस रहे हो? आइडियल इज कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, अपने आप को चेकअप करवाइए। अभी तो गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स खोली हैं कि कहीं पे भी आपको अच्छा इलाज मिल जाएगा, तो बेटर वो रहेगा। भारत सरकार मतलब कैंसर के बढ़ते केसेस के लिए मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ कॉरपोरेट्स जैसे टाटा हो गया, अदानी अंबानी, ये सब हो गए, इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले हैं, चेन्स खोली हैं बल्कि, और इवन फोर्टिस मैक्स जो हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने आयुष्मान भारत में तो है ही है, इनकी अपनी कैंसर स्कीम्स हैं जिनमें कुछ लेवल तक फंडिंग फ्री दे के कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर लेते हैं। सर्जरीज के में कहेंगे तो इतने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट किसी वर्ल्ड में किसी भी जगह पे नहीं है जितने इंडिया में हैं जहाँ पे फ्री इलाज चल रहा है। तो ये है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, पर उसके लिए फिर कार्ड्स बन जाते हैं, ट्रस्ट के पैसे मिल जाते हैं। तो आई थिंक दे आर डूइंग एम्पल ऑफ वर्क कि कैंसर ना हो। बाकी मेन चीज़ जो फिर मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि मेन जो है हमारा लाइफस्टाइल है, और दूसरा केमिकल का यूज़ है। जितने हम पेस्टिसाइड कम यूज़ करेंगे, जितने हम प्रोसेस्ड फूड कम यूज़ करेंगे, उतना कैंसर के चांसेस कम होंगे। ब्रेस्ट कैंसर किन किन कारणों से हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर में हम जैसे बताया कि फीमेल्स में जो है मोस्ट कॉमन कॉज इज ये नली पेरस वुमेन, जो जिनको बच्चा नहीं है, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर सर्केडियम रिदम का चेंज होना। बाकी कुछ कंजेंटल कॉजेज भी होते हैं कि मदर टू चाइल्ड में आते हैं, वो वाले सिर्फ 5 से 10% लोगों में है। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? मतलब ठीक तो अगर एक ठीक के लिए 15 to 45 इज द एज ऑफ एनी ब्रेस्ट डिजीज। ठीक है जी। तो उस टाइम एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस फीमेल्स के लिए एडवाइजेबल है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी 15th डे। उसकी वीडियो है यूट्यूब पे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की। वो हर 15वें दिन फीमेल अपनी ब्रेस्ट को चेक करें, दोनों तरफ के स्तनों को चेक करें, इवन यहाँ तक जाएं, पूरा कवर करके जांघों तक जाएं। ठीक है ना। तो उसके बाद अगर कोई गांठ महसूस होती है, डोंट टेक इट फॉर अ सिंपल कॉज, हमेशा डॉक्टर के पास जाएं ही जाएं। ठीक है जी। कोई भी गांठ है, छाती में गांठ है, निकलनी चाहिए।
कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। नॉर्मल गांठ निकली बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लमेटिक गांठ हुई तो आपकी डिले के कारण हो रहा है, क्योंकि आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आपको जल्दी से जल्दी पता कर लेना चाहिए। किसी ऐसे केस के बारे में बताइए जिसको मतलब आपको भी उसे संभालने में बहुत चुनौतियाँ आई। अभी एक स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की फीमेल पेशेंट आई थी 26 ईयर्स की, अभी भी हैं, वो कीमोथेरेपी के लिए दोबारा आई हैं आज। तो सीइंग अ यंग फीमेल गोइंग थ्रू दीज थिंग्स इज अ लॉट। उनकी ब्रेस्ट निकली है, जब वो आए थे वो स्टेज 4 पे आए थे, ब्रेस्ट पूरी अल्सरेट हो गई थी, तो निकालनी ही पड़नी थी। नहीं तो वैसे तो हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं 3-4 स्टेज 3-4 में कीमोथेरेपी देते हैं, बट उसका अल्सरेशन, मैगट्स मतलब कीड़े पड़ जाना, तो उसके कारण उसको निकालना पड़ा। तो अभी भी वो सफ़र कर रही है, तो अभी हमारे भी मेंटली हम उस स्टेज से जा रहे हैं कि हम प्रोग्नोसिस तो हमें पता है, बट ये है कि जितना एफर्ट कर पाए। जी। आपको किसी पेशेंट को, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, तो अगर आपने उनको बताना हो कि आपको ये डिसीज़ है तो आप कैसे डील करेंगे, मतलब मेंटल हेल्थ पर उनके कोई इफेक्ट ना पड़े? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। डिजीज़ है तो है, उसको समझाना पड़ेगा कि वो निकलनी चाहिए। अगर वो नहीं निकलेगी तो उसको प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट, अब नॉर्मल डिजीज़ ले लो, अब नॉर्मल नहीं, गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, कई मरीज़ रखते हैं पेट में कि छोटी थी अब बड़ी हो गई, ठीक है जी। वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि निकल जाएगी अपने आप ही, तो वो कंफ्यूज करते हैं किडनी स्टोन के साथ। किडनी स्टोन 5 mm से कम का हो तो वो निकल जाता है अपने आप ही, पर बाथरूम के ज़रिए। पर गॉल ब्लैडर स्टोन अगर गॉल ब्लैडर से निकल गए तो उसके बाद की कॉम्प्लिकेशन, जॉन्डिस है, पैंक्रेटाइटिस है, डायबिटीज़ है, वो मरीज़ समझ नहीं पाता। तो पहले उसे अच्छी तरह समझाना होता है, उसके बाद उसको ये कहना होता है कि अब ट्रीटमेंट जो है, पहले होता था चीरे वाला, बड़ा चीरा लगता होता था, अब लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक आने के कारण पोस्ट ऑप स्टे इन हॉस्पिटल हैज़ डिक्रीज, पोस्ट ऑप पे has decreased, so it is very effective to go for treatment as soon as possible. ओके। तो मेडिकल स्कूल से लेकर कंसल्टेंट सर्जन बनने तक का आपका सफ़र कैसा रहा? भगवान की कृपा है, बस यही कहूँगा जी, और तो कुछ नहीं कह पाऊँ। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही आपने करियर में क्यों चुना? उसके भी ग्रेडेड पैटर्न है। जब हम पीजी में होते हैं तो वो हमें काट के सिखाया जाता है, ओपन सर्जरी सिखाई जाती हैं। लास्ट ईयर में जाके लेप्रोस्कोपी में आते हैं। लेप्रोस्कोपी इंडिया में तो 30 साल हो गए आए को, पर मेरी पीजी 2012 में स्टार्ट हुई थी, तो पहले हमें बेसिक से ही सिखाया जाता है। तो उसके बाद जो एडवांस स्टेज है अब जो है रोबोटिक है। मैं रोबोटिक में भी ट्रेनिंग ले ली है, बट ये है कि जहाँ पे होगा वहाँ पे ही करूँगा। तो अभी तो लेप्रोस्कोपी इसीलिए बिकॉज मिनिमल स्कारिंग और अर्ली रिकवरी, दैट इज़ द मेन गोल ऑफ एनी ट्रीटमेंट। तो ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बीच में आपको अगर चुनना हो तो आप ऑलवेज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी। कौन सी एडवांस लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक टेक्निक्स हैं जिन पर आप मतलब अभी काम कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करना चाहते हैं? बेसिक सर्जरीज जो हैं लेप्रोस्कोपी से ही कर रहा हूँ। एडवांस सर्जरीज जो हैं अभी कभी कभी बीच में ओपन करनी पड़ती हैं, तो आई एम इंक्रीजिंग माई स्किल्स इन दोज। आंतों की सर्जरीज जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लिवर की सर्जरीज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, चेस्ट की सर्जरीज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो स्टार्टिंग में वही होता है कि आप एक एक लेवल ऊपर जाते हो, तो वो लेवल जैसे जैसे पार होता जाएगा ठीक होता जाएगा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में युवा सर्जन्स जो हैं उनको आप कैसे मतलब मार्गदर्शन देना चाहेंगे? काम जितना हो सके कीजिए, पढ़ाई तो साथ साथ चलती ही रहेगी। हैंड्स ऑन सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब तो मतलब ओपन सर्जरी सबसे इम्पोर्टेंट है? ओपन तो आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं ज़्यादा ताकि सुपर स्पेशलिटीज़ में चले जाएं, ठीक है जी। सुपर स्पेशलिटीज़ में जाके जब वो फंसते हैं फिर ओपन में आना पड़ता है। ओपन वो कहते हैं हमें आता नहीं है, तो फिर कहीं और रेफर करते हैं पेशेंट, तो पेशेंट फंस जाता है। मतलब फील्ड वर्क कम हो गया है और नहीं, हाँ, पढ़ाई ज़्यादा हो गई। पढ़ाई ज़्यादा हाँ हो जी, गई। और पढ़ाई भी मतलब मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा खुलने के कारण ना क्वांटिटी हैज़ इंक्रीज, क्वालिटी हैज़ डिक्रीज। क्वालिटी। हाँ,
तो दैट हैज़ टू बी टैकल्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। बाकी जब होगा तब। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। आगे फिर होगी मुलाकात ज्ञान संवाद के नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज न्यूज़। थैंक यू।